मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं अनमिल आखड़ में और सुनते हैं हम लोग आगे का। हम लोगों ने कल सुना था, लास्ट लाइन थी, लगभग 10 मिनट तक उस साधु को समझाया। आज हम लोग इसके आगे चलते हैं। कुछ देर के बाद उसने कहा, अच्छा बोलते तो पता नहीं कैसे आवाज प्रतिध्वनित हुई। नीलम ने कहा, बाबा जरा बताइए, ये हमेशा कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में मेढक थे और सही में बारिश देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। साधु ने हरिंद्रानंद को बाईं ओर इशारा करते हुए कहा, वहां एक आईने का बड़ा टुकड़ा पड़ा है। इन्होंने देखा, आईने का बड़ा टुकड़ा पत्तों पर पड़ा है और आईने के पीछे का लाल रंग स्पष्ट दिख रहा है। आईने का टुकड़ा उठा लाए। उजली दाढ़ी वाले साधु ने कहा, आईना देखो, क्या दिख रहा है? इसमें तो बाबा की तस्वीर है, हरिंद्र ने कहा। साधु ठठाकर हंसा। उसके अट्ठास से पेड़ के कुछ सूखे पत्ते जमीन पर आ गए। बोला, आईने में दूसरे का चेहरा कब से दिखने लगा? यह तुम्हारा ही चेहरा है। अब बताओ, यह मेढक का तो नहीं है ना? ये ग्लानि से भर गए। उपसंहर्ता होने का मान चकनाचूर हो चुका था। उदास मन से सोच रहे थे कि साधु ने ठीक ही कहा, आईने में दूसरे का चेहरा कैसे दिखेगा? मैं भी कितना मूर्ख हूँ। देखते देखते साधु का स्वरूप बदलने लगा। जटाएं आ गई, बगल में त्रिशूल भी आ गया, सर्प नहीं आया। अब जब आप ही थे तो क्यों पूछा शिव गुरु कैसे है? तब तक नीलम ने कहा, सरकार, ये घर में बहुत उथल पुथल करते हैं। इनकी ओर देखते हुए बहुत गंभीर स्वर में सिद्ध साधु ने कहा, हरिंद्र, घर को श्मशान मत बनाओ, दोनों लौट जाओ। गढ़ में तुम दोनों की खोज शुरू हो गई है। सरकार, आप यहीं रहेंगे? नीलम ने टोका, मैं तो सब जगह रहता हूँ। अचानक पेड़ों के पत्ते और टहनियों ने आती चांदनी को रोका। हल्का अंधेरा हुआ। दूर सफेद मजार दिख रहा था। अब कहीं कुछ नहीं, मात्र वन प्रांतर और घड़ा पर बिखरे सूखे पत्ते। हरिंद्रानंद ने बंदूक उठाई और दोनों वापस हो गए। एक और रात ढलने को थी। वही मनातू में घंटों घनघोर बारिश हुई। सुबह अभी हुई नहीं थी। नीलम ने पति से कहा, अगर पाटन में इतना पानी पड़ा होगा तो डेरा का सारा सामान पूरी तरह भीग गया होगा। वैसे भी घर की छत के टारफेल्ट को मरम्मती के लिए ठेकेदार ने हटा दिया होगा। पत्थरों की स्लैब की दरारों से बारिश का पानी अंदर आ गया होगा। कमरे तो तालाब हो गए होंगे। दोनों बेचैन हो गए। अगली सुबह दोनों गढ़ के अहाते में आए। गढ़ के कारिंदे जाग चुके थे। नीलम ने एक कारिंदे घुरन को कहा, बाहर जाकर डाल्टनगंज से आ रही बस को रोको और पूछना, पाटन में पानी पड़ा है क्या? 6 बज रहे थे। अहाते के फूल हंस रहे थे। लग रहा था उनकी हंसी व्यंग भरी हो। दीदी, पाटन में भी खूब पानी पड़ा है, अशोक बस के ड्राइवर ने बताया। जल्दी में दोनों बच्चे को तैयार किया और बिना नाश्ता किए पाटन चल पड़े। जीप के चालक सोमर भुइयां ने कहा, मेहमान बाबू, जलपान कर लेते। अब तो जो हुआ होगा सो हुआ होगा। नीलम को लगा कि इसे भी भूख लग रही है। उनके मन में चल रहा था कि इसकी चाय तो छूट ही गई है, कम से कम नाश्ता करवा दिया जाए। चारों ओर खेतों में पानी। हरिंद्रानंद ने पद्मा पहुंचते ही कहा, गाड़ी रोकिए, हम लोग मिठाई तो खा ले। खीर मोहन की विख्यात दुकान खुल गई थी। सबों ने झटपट खीर मोहन खाया और जीप पाटन पहुंची। प्रखंड परिसर के चारों ओर पानी भरा था। आवास के अहाते में भी पानी था। दो अनुसेवक राम लखन और उपाध्याय जी चिंतित मुद्रा में बरामदे में खड़े थे। आवास की चाबी तो नीलम के पास थी। हरिंद्रानंद ने राम लखन से पूछा, लखन जी क्या हाल है? सर, पहले दरवाजा खोलिए, बाहर इतना पानी है तो अंदर कितना पानी होगा। हम लोग दोपहर के 12 बजे तक बस से आपको खबर भेजते।
नीलम ने दरवाजा खोला। सभी पहले आंगन में गए। आंगन में लगभग 6 इंच पानी लगा हुआ था। एक एक कर सभी कमरों का ताला खोला गया। घोर अचरज, बरामदे और कमरे में एक बूंद पानी नहीं था। सब कुछ पूर्वतर और यथावत। सबका मन महादेव की दया से भीग गया। छत पर अभी भी टालफेल्ट नहीं लगा था। छत से छन कर घरों में चारों ओर सूरज की रोशनी आ रही थी। तभी ठेकेदार डरा सहमा आया। बोला, सर, आज किसी भी हालत में टालफेल्ट बिछ जाएगा। दीपावली आने को थी। नीलम डाल्टनगंज चलने को कह रही थी। उन्हें चूड़ियां जो खरीदनी थी। लोग जानते हैं नीलम चूड़ियों की शौकीन है। त्योहार आने वाले थे तो बीडीओ साहब को फुर्सत कहाँ थी। 2-3 दिनों के बाद ही माथे पर बांस की टोकरी लिए एक चूड़ीहारिन अहाते के भीतर आई और चूड़ी खरीदने की आवाज लगाई। बांस की टोकरी के ऊपर से ही रस्सियों से बंधा चूड़ियों का गुच्छा दिख रहा था। आसमान में सूरज का तेवर कम हो गया था, फिर भी प्रकाश प्रखर था। नीलम ने टोकरी के ऊपर रस्सियों से बांधा चूड़ियों का गुच्छा देखा तो कहा, उधर क्वार्टर्स की तरफ चले जाइए। चूड़ीहारिन को मना करने का कोई विशेष कारण नहीं था, अपितु प्रगतिशीलता और संस्कारगत उच्च मानसिकता थी कि टोकरी की चूड़ियां उनके लायक नहीं होंगी। मैया, देख तो लीजिए, उसने फिर कहा। प्रत्युत्तर में नीलम ने कहा, नहीं देखना है। लेकिन चूड़ीहारिन नहीं मानी और बरामदे में आकर टोकरी को रख दिया। जबरदस्ती ऊपर से चूड़ियों का गुच्छा उतारकर फर्श पर रखने लगी। नीलम ने देखा, रस्सियों से बंधी चूड़ियों के नीचे नए डिजाइन की चूड़ियों का ढेर सारा डब्बा है। 2 डब्बा पास रखकर उन्होंने दाम पूछते हुए कहा कि कितने पैसे हुए। उसने कहा, मैया, और ले लीजिए। उत्तर दिया, पैसे नहीं है। बेचने वाली ने बीच में ही कहा, अरे, दीपावली में आकर ले लेंगे। इनकी पसंद को भाप कर उसने सभी डिब्बे को टोकरी से निकालकर फर्श पर रख दिया। लगभग 50 डब्बे थे, एक से बढ़कर एक। मजे की बात यह थी, सभी चूड़ियां उन्हीं की कलाई की साइज की थी। टोकरी अब खाली हो चुकी थी। नीलम को अब याद ही नहीं रहा कि रस्सियों से चूड़ियों का कोई गुच्छा भी बंधा था। अब थी केवल खाली टोकरी और डब्बों वाली चूड़ियां। नीलम ने कहा, मैं इतनी चूड़ियां क्या करूंगी, बहुत पैसे लगेंगे। कोई उत्तर नहीं आया। चूड़ीहारिन हिंदू महिला नहीं लग रही थी, हालांकि साड़ी में थी। उसने दाहिने बंद कमरे को देखकर पूछा, मैया, इस कमरे में क्या है। नीलम ने कहा, कुछ नहीं है, एक टेबल और 2-4 लोहे की कुर्सियां हैं। अक्सर लोग आते हैं तो बैठते हैं। जिज्ञासा आई, मैया, हम देख सकते हैं। नीलम ने भीतर से जाकर दरवाजा खोल दिया। वे ड्राइंग रूम में ही थी। उन्होंने कमरा देखने के लिए चूड़ीहारिन को बुलाया। पर्दा हटाकर उसने प्रवेश किया। कमरे में वही था जो बताया गया था। अचानक दोनों हाथ अपने सीने पर रखते हुए चूड़ीहारिन बोली, या मालिक, और 2 कदम पीछे हट गई। सामने रैक पर निकल के फ्रेम में महादेव की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसे देखकर वह घबराकर पीछे हटी और कमरे से बाहर आ गई थी। नीलम भी अचंभे में। सामान्यतः जब भी कोई टोकरी माथे पर उठाता है तो कपड़े का एक गिट्ठा अपने सिर पर रख लेता है ताकि दिक्कत ना हो। अब टोकरी के नीचे का गिट्ठा भी कहीं नहीं था। महिला की उम्र 30-35 साल होगी। उसने हाथ से टोकरी उठाई और हाथ में झुलाते हुए फाटक से बाहर निकल गई। हरिंद्रानंद कुछ वर्षों तक महादेव की तस्वीर देखकर यही बोला करते थे, या मालिक, आज 35 दीपावली गुजर चुकी है, कोई पैसे मांगने नहीं आया। दीदी नीलम धरती से जा चुकी है। हरिंद्रानंद अब भी प्रतीक्षा में है कि शायद किसी दीपावली के दिन कोई चूड़ीहारिन आकर अपना उधार ले जाए, सन 1981 का अपना बकाया ले जाए। काश ऐसा हो पाता, कुछ तो दिल का बोझ घटता। वक्त तो पंछी की तरह उड़ता है। जाड़े ने हल्की दस्तक दे दी थी। धूप की गर्मी अब शरीर को अच्छी लगने लगी थी। एक दिन हल्की धूप में नीलम हाथे में कुर्सी पर बैठी स्वेटर बुन रही थी। सामने टूटी बांह का एक बेंच रखा हुआ था। ऊन का गोला उसी बेंच पर था। तभी सामने का गेट खोलकर एक महिला अंदर आई। नीलम ने समझा कोई वृद्धावस्था पेंशन पाने वाली महिला है।
छरहरा बदन, गौर वर्ण, साड़ी हल्की उजली और साफ सुथरी। साहब दोपहर के बाद आएंगे, तभी आप आइएगा, नीलम ने कहा। मैया हम बगल के गांव में रहते हैं, ऐसे ही मिलने चले आए। मेरी उम्र कहाँ है जो पेंशन लूंगी। शायद वो महिला इनके मनोभाव को भाप गई थी। नीलम ने बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठिए। नीलम ने देखा महिला के ब्लाउज फटे हुए थे, जिसे वह आंचल से ढकी हुई थी। साड़ी भी जहां तहां विदीर्ण, पांव खाली थे, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा। चेहरे पर एक मोहक मुस्कान। नीलम ने कहा, अब तो जाड़ा आ रहा है, आपको दिक्कत होगी। महिला के हाथ में कपड़े से बंधी एक पोटली थी, बिल्कुल साफ, किंतु पोटली के कपड़े पुराने थे, जिसे महिला ने अब बेंच पर रख दिया था। आगंतुक की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। इतना कहा, बेटा ऐसे ही चलता है। बीती रात को बड़ी लगन से ऊन का एक ब्लाउज नीलम ने अपने लिए तैयार किया था। हरिंद्रानंद को रात में ही दिखाया था और कहा था, इसे मैजिक ब्लाउज कहते हैं, यह सभी साइज के लोगों को हो जाता है। नीलम ने महिला से कहा, आप बैठिए, मैं तुरंत आती हूँ। सुबह नाश्ते में बना हलवा अभी भी शेष था। एक तस्तरी में हलवा निकालकर चम्मच के साथ लेकर आई और कहा, लीजिए खाइए। महिला ने चम्मच निकालकर बेंच पर रख दिया। अंगुलियों से हलवे की एक एक कर गोली बनाकर सामने ही खाना शुरू किया, लेकिन गोली को सीधे मुंह में फेंक कर। तभी घरेलू नौकर पानी लेकर आया, पर उन्होंने ना में सर हिलाया। फिर नीलम बोली, मैं तुरंत आती हूँ। एक नई साड़ी और रात में तैयार किया हुआ वही मैजिक ब्लाउज लेकर आई और बोली, आप कमरे में जाकर इसे पहन ले। महिला ने कपड़े उठाए और प्रखंड कार्यालय की चहल पहल के बीच बेंच से उठकर सामने आवास के बरामदे में ही भीतर की दीवार की तरफ मुंह करके खड़े ही कपड़े बदल भी लिए और मैजिक ब्लाउज पहन भी लिया। उतारी हुई साड़ी कहाँ गई नीलम को कुछ याद ही नहीं रहा। फिर बेंच पर बैठते हुए पूछा, मैया बउआ बहुत पूजा करते हैं ना, उनसे कहना शाम में रावण स्रोत का पाठ करेंगे। नीलम इससे अनभिज्ञ थी। महिला ताड़ गई। कहा, बेटा कागज कलम ले आओ। महिला ने पेंसिल से कुछ ही देर में पूरा शिव तांडव स्रोत लिख दिया। बोली, मौका मिले तो तुम भी शाम में पढ़ना। नीलम समझ गई महिला पढ़ी लिखी है, पर बोली कुछ नहीं। महिला ने कहा, महादेव को अपना बनाने के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। एक कहानी सुनाई। द्रौपदी ने कमर भर पानी में नंगे पांव साधु को अपना आंचल फाड़ कर दिया था, और संकट की घड़ी में द्रौपदी की सारी अनंत हो गई। बेटा तुम्हें भी कपड़ों की कमी नहीं रहेगी। यह कहते हुए महिला खड़ी हो गई। बोली, मैया जाते हैं। नीलम ने रुकने का आग्रह किया, पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पलक झपकते वे गेट से बाहर थी। थेथर की झाड़ियों में ओझल नीलम ने देखा, बेंच पर उस महिला की पोटली छूट गई है। तब तक हरिंद्रानंद भी लौट चुके थे। नीलम ने वृतांत सुनाया और अंत में बोली, उनकी पोटली छूट गई है। महिला के द्वारा पेंसिल से लिखे गए श्लोकों द्वारा कागज भी दिया। साहब ने कहा, मैं इस इलाके में ऐसी किसी महिला को नहीं जानता हूँ। आप तो यहीं की बेटी हैं, आप न बताइए। उत्तर नकारात्मक था। नीलम ने पोटली खोली, यह सोचकर कि पैसे होंगे तो थाने में भिजवा दूंगी। पोटली में एक नई साड़ी, नई धोती, सिला हुआ सफेद कुर्ता, पेटीकोट एवं सिला हुआ ब्लाउज था। साड़ी की परत उठाई गई तो वह वही चिर परिचित सामान थे जो पूजा के टेबल पर प्रसाद के रूप में आते थे। बात समझने में देर नहीं लगी। मन में थोड़ी कसक रह गई कि उन्हें रोक नहीं पाई और समय रहते समझ नहीं पाने की टीस शेष थी। तो आज हम लोग यहीं तक सुनते हैं और इसके आगे हम लोग कल की वीडियो में सुनेंगे। मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। मिलते हैं कल की वीडियो में।